So chain rule, if x decreases at a constant rate of 2 radians per second, इसका मतलब है dx by dt given है which is equals to -2, माइनस साइन इसलिए लगा क्योंकि डिक्रीजिंग है. ओके, एंड y is equals to x minus sin x. इससे हम क्या निकाल सकते हैं? dy by dx निकाल लेते हैं. dy by dx will be equals to x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. और sin x का क्या होता है? खाली cos x होता है. So 1 माइनस cos x आ गया dy by dx. और अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, जिसका मतलब है कि हमने फाइंड करना है dy by dt. अच्छा, अब चेन रूल कैसे अप्लाई होता था कि dy by dt इक्वल्स टू, दो फ्रैक्शंस हम लिखते थे. पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में dy आएगा, दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में dt आएगा, और बाकी दो जो मिसिंग स्पॉट्स हैं उसमें आएगा dx. सो यहाँ dx और यहाँ dx. dy by dx पता है 1 माइनस cos x टाइम्स dx by dt हो गया इंटू -2, तो ये बन गया -2 ब्रैकेट 1 माइनस cos x. अब उन्होंने x की वैल्यू बताई हुई है π/3, सब्सटीट्यूट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा. सो we'll do -2 1 minus x π/3. Whatever is the answer of this is our final answer, जो कि लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है. -1 नहीं आता. 1 माइनस cos, क्वेश्चन में गिवन है when x equals to π/3. हाँ जी, ये आता है -1. सो इसका आंसर आ गया -1. नेक्स्ट है if x is increasing at a constant rate of 3 units per second, ये क्या गिवन है? हाँ, dx by dt गिवन है 3 and y is equals to e power 2x minus ln x plus 1. अब इससे निकाल लेंगे dy by dx. e पावर 2x का क्या होगा डेरिवेटिव? हाँ ठीक है, e2x ही रहता है डेराइव होके, और साथ उस ये इस fx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है विच इज 2 माइनस ln x plus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, 1/x+1 और साथ टाइम्स 1 हो जाएगा क्योंकि x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है विच वी डोंट हैव टू राइट. ओके जी, dy by dx ये आ गया. अब हमने फाइंड करना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y. सो हमने फाइंड करना है dy by dt. सो dy by dt चेन रूल लगाएंगे. फर्स्ट न्यूमरेटर में dy, सेकेंड डिनोमिनेटर में dt, और इधर dx और इधर dx. सो 2e to the power 2x minus 1/x plus 1 एक ब्रैकेट में इंटू 3 करेंगे, और x की वैल्यू गिवन है 1. अब 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आएगा 2e squared minus 1/2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6e squared minus 3/2. एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर मांगेंगे तो दैट्स हाउ वील लीव आवर फाइनल आंसर. कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स में मांगेंगे तो वील डू दैट.
Beta, how long will it take? Just like 2 minutes. Please take 2 minutes, not more than that. Okay. अच्छा जी, next question. 2 हो गए. Okay. x equals 1 था ना, तो अब इधर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया. ठीक है, तो जल्दी अगर वो कहेंगे ना एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर दो तो हम इसी तरह रखेंगे. अगर वो नहीं कहेंगे किस फॉर्म में आंसर देना है तो हमारी मर्जी. अगर वो कहेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दो तो वील अकॉर्डिंगली चेंज आवर आंसर. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, if x increases at a constant rate of 3 units per second where y is equals to this, find dy by dx at x is equals to 1. तो हमें given है dx by dt जो कि है 3 के इक्वल. इसको हम खुद डिराइव कर लेते हैं, उससे हमारे पास आ जाएगा dy by dx. चलें जी, फर्स्ट पार्ट कैसे डिराइव होगा, होल क्यूब वाला. हाँ ठीक है, 3 नीचे आ गया, 2x प्लस 1 की पावर 1 लेस हो गई, पावर बन गई 2, लेकिन साथ इसका डेरिवेटिव भी जरूर मल्टीप्लाई होगा इनटू 2. ये तो एस वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है, माइनस इसके साथ क्या होगा, tan इनवर्स 2x. ये हमने कल सीखा था मेरे ख्याल से. इसमें क्या होता है, ये होता है 1 over 1 प्लस fx होल स्क्वायर. fx इधर 2x है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, टाइम्स f प्राइम x. f प्राइम x इसमें होगा 2. ठीक है. ओके, अब ये बन गया 6 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर. चाहे तो इधर ही x इज इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करके इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के चेन रूल में डाल लेंगे. ठीक है, लेट्स डू दैट. अब इस पे x इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं. मुझे बता सकते हो ये क्या आएगा? मेरे पास तो ये नहीं आ रहा. दोबारा ट्राई करना, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करना है. नहीं, रेडियंस में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ साइन को स्टैंड नहीं यूज किया. रेडियंस और डिग्री में तब फर्क पड़ता है अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स करें. नहीं, हमारे सबका सॉरी फाइनल आंसर बता रहे हो. नहीं, फाइनल आंसर नहीं, मैं इसका पूछ रही हूँ. 1 सब्सटीट्यूट करके चलो इकट्ठा कर लेते हैं. ये ब्रैकेट की टर्म क्या बनेगी जिसके ऊपर होल स्क्वायर है, 3 बनेगी ना, तो वो 9 बन गया. 9 into 6 कर लें, 54 माइनस
क्या फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट होगा? 2/7 तो नहीं है, 5, 2/5, तो ये बन रहा है 268/5। ये बोला था वो को, सो सॉरी मैंने नहीं सुना। 268/5 आ गया dy/dx। अच्छा, अब चेन रूल लगाते हैं। वो हमसे dy/dt पूछ रहे हैं। dt कहाँ से आ गया? dy/dt, अच्छा हाँ बिल्कुल सही है, dy/dt है इस क्वेश्चन में, इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में dy, यहाँ डिनोमिनेटर में dt, यहाँ पे dx, यहाँ पे dx। तो ये होगा 268/5 into 3. So this will be 804/5. ये आ गया। ओके, चलें आगे जा रहे हैं। अब आ गया इम्प्लिसिट पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ऑलराइट, चलें। Second last subtopic of this chapter is parametric equations. अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? वैसे हमें पता है कि एक x पॉइंट होता है और एक y पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, x और y, और इसकी कोई वैल्यू होती है। अब क्या होगा कि x जो होगा वो इटसेल्फ एक और वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा और y भी एक और वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा। सो लेट्स से वो वेरिएबल है टाइम, तो x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहेगी, y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम चेंज होती रहेगी। ठीक है, सो x इज नॉट जस्ट अ कांस्टेंट, x भी एक वेरिएबल है जो डिपेंड करेगा टाइम की वैल्यू पे। हर डिफरेंट टाइम की वैल्यू पे x की एक और वैल्यू होगी, y की एक और वैल्यू होगी। इसी तरह वो पेरीमीटर टाइम भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। हर थीटा की वैल्यू पे x कोई और वैल्यू दे रहा होगा और y भी अपनी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन थीटा चेंज कर रहा होगा। ठीक है, ये होती है पेरीमीट्रिक इक्वेशन, जिसमें x भी एक और वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है और y भी एक और वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है। दिस इज कॉल्ड पेरीमेट्रिक इक्वेशन। ओके, है बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, विल गो ओवर दैट। ओके, इसमें भी चेन रूल यूज हो रहा होता है, दैट्स व्हाई आई रिवाइज दैट बिफोर डूइंग दिस। Okay, so the parametric equation of a curve are x equals ln t whole square, तो अब देखो x t पे डिपेंडेंट है, and y is equals to e power 2 minus t square, y भी t पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ये parametric equation। Find the gradient of the curve at the point where t is equals to 0। अच्छा जी, gradient of the curve का क्या मतलब है? हमने क्या फाइंड करना है? हाँ, dy/dx, बिल्कुल सही। अच्छा, अब पहले x को लिख लेते हैं, x आ रहा है ln t होल स्क्वायर, और साथ ही y को भी लिख लेते हैं, y है e पावर 2 माइनस टी स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह चेन रूल लगेगा। इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव? dx बाय, हाँ, dx/dt, और उसको dy/dt, और फिर चेन रूल लगा लेंगे। ठीक है, सो dx/dt क्या होगा? ln t होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ln t पावर 1 हो गई, फिर हाँ इनटू ln t का डेरिवेटिव ये किया हमने, fx की पावर n है, उसको हमने डिराइव किया है, तो n नीचे आ गया, fx ही रहा, पावर एक कम हो गई, लेकिन साथ f प्राइम x जरूर मल्टीप्लाई करना है,
और इसका एफ प्राइम एक्स क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला एफ एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव क्या सीखा हुआ है, 1/t, तो साथ 1/t मल्टीप्लाई होगा, सो इनटू 1/t, या तो ये बन गया 2 ln t/t, ये आ गया dx/dt। ठीक है, अब निकालते हैं dy/dt। जी, e पावर एफ एक्स की डेरिवेशन क्या होती है, हाँ ठीक है, ई ही रहता है, सो एग्जैक्टली शुरू में तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, टाइम्स इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2t। जी, -2t मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया -2t e2 - t²। अब हम t इज इक्वल्स टू ई इधर ही सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल के फिर चेन रूल लगा लेते हैं। ठीक है, सो अगर t e के इक्वल है तो ये बन जाएगा 2 ln e/e, ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा 2/e, क्योंकि ln e तो 1 होता है, सो दिस इज जस्ट 2/e। सो dx/dt हमें पता चल गया 2/e है। ठीक है, अब dy/dt निकाल लेते हैं, उसमें भी t की जगह e पुट करेंगे, dy/dt था, या मैंने x गलत लिखा हुआ, अच्छा जी, ये हो जाएगा इसमें t की जगह e डालते हैं, सो -2 e⁻1 और e2 - e², ये आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो क्या बनेगा, हाँ 3 - e², सो ये बन गया -2e, पावर्स हो जाती हैं ऐड, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स होती हैं ऐड, तो 3 - e², ये आ गया dy/dt। अच्छा, अब लगाते हैं इन पे चेन रूल, हमें चाहिए dy/dx, तो चेन रूल कैसे लगता है, न्यूमरेटर में इधर dy, इधर डिनोमिनेटर में dx, और बाकी दो जगह dt, सो यहाँ dt और यहाँ dt, तो ये आ गया -2e3 - e² इंटू dt/dx चाहिए, इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सो इंटू e/2। अब फिर e's को कंबाइन करेंगे, पावर हाँ दोबारा ऐड होगी और 2 इसको माइनस कर एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सो ये आ गया -e, क्या पावर हो जाएगी 4 - e²। ठीक है, ये आंसर आ गया, -e4 - e²। ओके, अच्छा जी, द पेरीमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व आर x इक्वल्स e⁻ tan t and y इक्वल्स 3 tan square t. Find the equation of tangent to the curve at the point e, 3. Give your answer in the form y is equals to mx plus c, where m and c are exact. Okay, so पहले dy/dx/dt निकालते हैं जी, क्या होगा dx/dt, tan का डेरिवेटिव क्या होता था, सीकेंट स्क्वायर, खाली सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो e tan t, e ही रहता है बिल्कुल, e tan t ही रहेगा, साथ tan t का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर t। ठीक है, ये आ गया dx/dt। अच्छा जी, फिर हमें dy/dt चाहिए,
उसके लिए क्या करेंगे, 3 tan² कैसे डिराइव होगा? 6 tan² करीब हो, लेकिन एक गलती कर दी, 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? स्क्वायर क्यों रहेगा, पावर एक कम होगी। हाँ, तो ये बनेगा, पहले तो 2 नीचे आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6 बन गया, फिर tan की पावर एक कम हो जाएगी तो खाली tan t रह जाएगा, और अब इस tan t को डिराइव करेंगे तो sec² यार, ठीक है, तो ये बन गया 6 tan t, देख लेते हैं। ओके, पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब एंड में dy बाई डी एक्स निकालना है, तो चेन रूल लगाते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये बन रहा है 6 tan t sec²t, और इंटू डी टी बाई डी एक्स के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना होगा अपने डी एक्स बाई डी टी का, तो इसके नीचे 1 है, इनको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, 1/e tan t इंटू sec²t। अच्छा, अब पहले तो ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है कि sec² कैंसिल आउट हो गए, तो ये रह गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स 6 tan t ओवर e tan t, हाँ, e tan t, e पावर tan t। अच्छा, अब मसला ये है कि हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से आएगी? वी वांट अ वैल्यू, जैसे ग्रेडियंट की क्या वैल्यू है, इज इट 6, इज इट, हाँ हाँ एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेट्स भी अक्सर इन क्वेश्चंस में यूज होते हैं। अब इसको देखते हैं, एक कोऑर्डिनेट गिवन है e,3, इससे हम ना t की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर t की वैल्यूज उधर सब्सटीट्यूट करके m की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये क्या गिवन है, वो कह रहे हैं x e है, e डाल के देखते हैं, अगर यहाँ e आ गया इसकी जगह, e इक्वल्स e tan t, तो इससे तो आपको बल्कि tan t की वैल्यू मिल रही है, tan t किसके इक्वल है, अगर e इज इक्वल्स टू e tan t के इक्वल है, इसका मतलब है इधर 1 है और 1 और tan t इक्वल है, ठीक है, तो अब हमें पता चल गया tan t 1 के इक्वल है, वो हम आगे यूज कर लेते हैं, हमें t निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन tan t के फॉर्म में, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो tan t 1 आ गया, tan t इज 1, ठीक है, तो t निकालने की इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है, और y पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो 6 इंटू 1 अपॉन e पावर 1, तो हमारे ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई 6 अपॉन e, या 6 टाइम्स e पावर -1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में कुछ और कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ठीक है, m आ गया हमारे पास, पॉइंट भी हमें पता है अपनी कर्व पे e,3, अब इसको यूज कर लेते हैं, वो कह रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आंसर देना, हाँ, पॉइंट स्लोप करके उसको रीअरेंज कर लेंगे, दैट विल बी कन्वीनियंट एज वेल। पॉइंट स्लोप होगी y माइनस y1, सो y माइनस 3 इक्वल्स m 6/e, और x माइनस x1 होता है x माइनस e। अब लाजमी है कि हम इस फॉर्म में लाएं, वरना 1 मार्क्स चला जाएगा, आखिरी मार्क नहीं मिलेगा, सो रीअरेंज करना रह गया, ये बनेगा y इक्वल्स 6 अपॉन ई एक्स -6 और वहां से +3, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 6 अपॉन ई एक्स -3।
अच्छा जी, फिर एक पेरीमीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, कहा गया शो दैट dy ओवर dx इज इक्वल्स टू दिस। पहले कर लेते हैं, चेन रूल ही लगाएंगे। पहले dx ओवर dt का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, फिर dy ओवर dt का, और फिर उस पर चेन रूल लगाते हैं। लेट्स डू दैट हियर। सो पार्ट ए के लिए dx ओवर dt कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, t e पावर 2t। इसके डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल, जो कि हमने कल सीखा है। ठीक है, क्या सीखा है कि अगर u और v एक प्रोडक्ट हो जिसकी हमने डेरिवेशन करनी हो, तो पहले u की डेरिवेशन होती है, तो हम लिखेंगे du ओवर dx, और v को साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, v को डिराइव नहीं करते, तो साथ v मल्टीप्लाई हो गया, प्लस फिर v की डेरिवेशन करते हैं dv ओवर dx, और u को साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कल सीखा था, ये अब अप्लाई करते हैं। पहले t की डेरिवेशन बताएं, t की डेरिवेशन क्या होगी, 1, dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया, और साथ e2t को नहीं डिराइव करेंगे, बस साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब t को नहीं डिराइव करेंगे, साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और e2t को डिराइव करेंगे। उसकी क्या होती है डेरिवेशन, हाँ 2e पावर 2t, बिल्कुल सही। तो ये बन गया e पावर 2t प्लस 2t e पावर 2t, ये बन गया। अब निकालते हैं dy बाई डी टी। dy बाई डी टी तो as वाला है, क्या बनेगा, हाँ 2t प्लस 1, सो दैट्स 2t प्लस 1। अब लगाते हैं इन दोनों पे चेन रूल। सो dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। सो dy बाई dt होगी 2t प्लस 1 इंटू डी टी बाई डी एक्स के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना होगा 1 ओवर ई टू टी, बल्कि इसको कॉमन ले रही हूं मैं ई टू टी को। इन दोनों में ई टू टी कॉमन आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस 2t। तो अब न्यूमरेटर में भी एक 1 प्लस 2t है, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 2t है, कैंसिल हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स आ गया 1 ओवर e2t। यही शो करना था हमने, हेंस शोन। ठीक है, ओके चलो। अच्छा, पार्ट बी, शो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व at t is equals to -1 passes through this point। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती थी, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ये अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो इस पे नॉर्मल क्या होता था, ये लाइन, और फर्क बस इतना होता था कि इसका dy बाई dx से इसका ग्रेडियंट आता था, फिर हम इसके साथ क्या करते थे, हाँ नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके इसका निकाल लेते थे, और इस वही पॉइंट यूज होता था इसकी इक्वेशन निकालने में। ठीक है, ये एएस का कॉन्सेप्ट है, अब अप्लाई होगा। अब वो कह रहे हैं कि शो करें कि आपकी जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो उस पॉइंट से गुजर रही है। तो पहले तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है, बल्कि ये देखो ये क्या गिवन है, कह रहे हैं शो करें कि नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट से गुजर रही है। अगर ये 0 है तो ये मतलब है इसका y इंटरसेप्ट गिवन है, तो हमने शो करना है कि हमारी जो नॉर्मल की इक्वेशन आएगा उसका c है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर प्रूविंग कि हमारी नॉर्मल की इक्वेशन का जब हम c निकालेंगे तो 3 माइनस
1 over e power 4 आएगा. This is the C of the equation of normal. y इंटरसेप्ट ये आना चाहिए. अच्छा जी, तो t इज इक्वल्स टू -1 का है, तो पहले dy बाई dx निकालते हैं -1 के लिए. जी, अगर t -1 है तो ये क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? हाँ, e पावर 2, e स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये टेंजेंट का है, ये है mt. अब m ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 ओवर e स्क्वायर्ड. ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं. y इक्वल्स m x प्लस c. आयशा तुम्हारा मिस हो रहा है बेटे. हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना जी. क्या कह रहे हो शबान? देखो, पहले m निकाला. m कैसे निकलेगा? इसमें t की वैल्यू पुट करके वो आया है e स्क्वायर. अब उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया ताकि नॉर्मल का टेंजेंट निकले, क्योंकि हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं. वो आ गया -1 ओवर e स्क्वायर. अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में. अब हम शो करेंगे कि इसका c वही आ रहा है. ऑलराइट, सो अगर t -1 है तो अब मुझे एक x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए. वो कैसे निकलेगी? यहां से और यहां से वो सब्स्टिट्यूट वो भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अभी हमने बात की ना कि हमने दिखाना है कि c इसके इक्वल है. हम बस शो करेंगे कि हमारा c वही आएगा जो क्वेश्चन में c आ रहा है. ओके, अब मुझे एक x और y की वैल्यू चाहिए जी. नहीं, वो तो एक्सप्रेशंस गिवन है, वैल्यूज तो नहीं गिवन. t इज इक्वल्स टू -1 पे हमें x की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, y की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. तो x क्या आएगा? माइनस e पावर -2. ठीक है, और y क्या आएगा? y 3 आ जाएगा. सही है. सो y आ गया 3. ठीक है, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. 3 इक्वल्स -1 ओवर e स्क्वायर्ड माइनस e पावर -2 प्लस c. ओके, ये तो ऊपर जाके बन जाएगा e पावर -4. 3 इक्वल्स e पावर -4 प्लस c. रीअरेंज करेंगे तो c की वैल्यू आएगी 3 माइनस e पावर -4 और 3 माइनस 1 ओवर e पावर 4. और यही शो करना था कि हमारा y इंटरसेप्ट ये आना चाहिए. उन्होंने भी क्वेश्चन में कहा था कि शो करो नॉर्मल का y इंटरसेप्ट या नॉर्मल पासेस थ्रू 0. दैट मींस दिस वाज द y इंटरसेप्ट. तो हमने शो कर दिया कि यही y इंटरसेप्ट आ रहा है. ठीक है, सो c की वैल्यू शो करनी थी. नहीं बेटा, आखिरी चीज पढ़ानी है. मैं तुम लोगों की स्पीड पे जाऊं ना तो मेरे ख्याल में 2 साल में हम P3 खत्म कर दें. बेटा देखो, कैचअप करने, जो घर में नहीं पढ़ रहा उसको नहीं समझ आएगी, जो खाली क्लास में पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं समझ आएगी. अगले दिन सब भूल चुका होता है. हाँ, ऑब्वियसली बेटा, समझ तब नहीं आती अगर आप साथ साथ पढ़ नहीं रहे. और हर सब्जेक्ट में, ए लेवल्स के हर सब्जेक्ट के लिए ट्रू है. अगर आप खाली क्लास का लेसन ले रहे हो और आपको लग रहा है कल मैं आऊंगा और पिछले क्लास का लेसन मुझे याद रहेगा, ये होता ही नहीं है. और अगर आपको लग रहा है कि साथ साथ वर्कशीट नहीं खत्म हो रही और एंड में कभी करेंगे, तो टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप 6 टॉपिक्स इकट्ठे पढ़ो. ओके, इम्प्लिसिट इक्वेशंस में क्या होता है कि एक ऐसी इक्वेशन होती है जैसे कि हम सर्कल इक्वेशन पढ़ते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0.
ये एग्जाम्पल है एक इम्प्लिसिट इक्वेशन की। क्यों है ये इम्प्लिसिट इक्वेशन? इम्प्लिसिट इक्वेशन वो होती है जिसमें हमसे y आसानी से सब्जेक्ट नहीं बनता। अब इधर y स्क्वायर भी है, y भी है। y को सब्जेक्ट बनाना एक काफी मुश्किल काम है। हमने वो मैथ्स नहीं पढ़ी जिससे मैथ्स y सब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बन सकता है अगर हम कंप्लीट स्क्वायरिंग वगैरह करें, लेकिन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अगर मैं ये लिखती y स्क्वायर्ड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, या इवन y स्क्वायर्ड प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसमें y सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस। या अगर खाली होता 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसमें भी y सब्जेक्ट बन सकता है आसानी से। इसमें नहीं बन सकता, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन, जिसमें y को सब्जेक्ट बनाना आसान नहीं होता, उनको कहते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशंस। अच्छा, अब हम रिवाइज कर रहे हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1। ठीक है, x को जब हम डिराइव करेंगे तो वो 1 आता है। एक्चुअली क्या हो रहा होता है, इधर देखो प्लीज, ये 1 कैसे आता है? ये पहले बनता है dx बाय dx, और dx और dx कैंसिल हो जाता है, इससे 1 आता है। ठीक है, अब दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव क्या होता था? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने सीखा हुआ है 2x। तो एक्चुअली ये हो रहा होता है 2x टाइम्स dx बाय dx। वो dx और dx कैंसिल हो रहे होते हैं, हम लिखते नहीं। ठीक है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसको डिराइव कर रहे हैं तो d बाय dx आ गया, 1 हो जाता है। हमने खाली as में सीधा सीधा 1 सीखा था। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने 2x सीखा है, लेकिन इसके साथ dx और dx साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो कैंसिल हो जाता है। अब अगर मैंने y को डिराइव करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो बनता है dy बाय dx। ठीक है, ये नहीं कैंसिल हो रहा। अब अगर मैंने y स्क्वायर को डिराइव करना है, जो हमें इम्प्लिसिट नहीं, x से डिराइव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है ना y इज इक्वल्स टू लेट्स से x की टर्म में होती है, तो हम डिराइव करते हैं dy बाय dx, जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है ना, उससे डिराइव करते हैं। ओके, अब इसी तरह y स्क्वायर कैसे डिराइव होगा? पहले लिखेंगे 2y, लेकिन उसके साथ dy बाय dx आएगा, जो कि कैंसिल नहीं हो रहा। अब अगर हम लिखें x पावर 5, तो वो क्या बनेगा? इसको मैंने डिराइव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा? 5/4 इंटू dy बाय dx। ठीक है, नहीं, जब हम y को विद रिस्पेक्ट से टू x डेरिवेट करते हैं ना, तो एंड में dy बाय dx लिखना जरूरी है, ये कैंसिल नहीं हो रहा। बेटा हमेशा हम y को x के साथ ही डेरिवेट करते थे, समझो इसकी हमने डिराइव करना है तो हम dy बाय dx नहीं लिखते थे। देखो हम y को x से ही तो डिराइव कर रहे होते थे। बेटा क्योंकि x सब्जेक्ट नहीं है ना, y हमारा सब्जेक्ट होता है। हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व होती है y इक्वल्स इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, y हमारा सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हम करते हैं dy बाय dx। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर्ड वाई क्यूब, इसको मैंने डिराइव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताएं, चाहिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले इसको डिराइव करेंगे, इसकी डेरिवेशन क्या होगी? 2x और dx बाय dx, जो हम बाद में कैंसिल कर लेंगे, लेकिन अभी हम समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, 2x साथ dx बाय dx भी होता है, लेकिन वो कैंसिल हो रहा होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, y क्यूब नहीं डिराइव होगा, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम्स क्या लिखेंगे? वेरी गुड, 3y स्क्वायर्ड dy बाय dx।
अब 5 मिनट में मैं जितनी भी जान मार लूं, ये 5 सवाल नहीं हो सकते, कल जाएंगे। चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैंने अभी अटेंडेंस लेनी है।